नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा कि मैथ्स के क्या 30 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं या उससे ज़्यादा। जो लोग पेपर दे के आए उनसे ज़रूर पूछिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तो कुछ आइडिया है नहीं मुझे, लेकिन आप ही लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग पेपर दे के आए हैं उनसे पूछ के कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप दे के आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन याद है वो भी ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए कोई कार्य 12 दिन में कर लेता है। ए कोई कार्य 12 दिन में कर लेता है। कहा गया जो बी की इफिशियंसी यानी बी की कार्य क्षमता है वो ए से 20% कम है। ए से 20% कम है, ठीक है। तो आपसे कहा गया बी को वही कार्य करने में कितना दिन लगेगा। अब देखो, ऐसे प्रश्न जब करने हुआ करें तो ए 12 दिन में कर सकता है और 20%, किसका 20% निकालना आसान है? आप कहेंगे 5 का। यानी हम मान लेते हैं एक दिन में 5 यूनिट करता है, 12 दिन में काम खत्म करता है, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12 गुणे 5, यानी 60 यूनिट टोटल कार्य रहा होगा, ठीक है। और कहा गया बी की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता जो है वो ए से 20% कम है, यानी 5 का 20%, यानी 5 का 1/5वां हिस्सा एक कम है, यानी बी की इफिशियंसी है 4। बी एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट, टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो डेज कितने लगने वाले हैं? 60/4, यानी कि 15 दिन लगने वाले हैं। या आप ऐसे कह सकते थे कि सीधे बताइए ये 1/12 कार्य करते हैं और ये 20% कम, यानी कि इसका 4/5 कार्य करते हैं, यानी कि ये 1/15 कार्य करते हैं। देखो, ए 12 दिन में पूरा यूनिट कार्य कर सकता है तो एक दिन में 1/12 हिस्सा। बी जो है वो ए से 20% कम कार्य करता है, यानी कि ए का 80%, यानी ए का 4/5 गुना कार्य करता है, यानी बी का कार्य हो जाएगा 1/12 गुणे 4/5, यानी 1/15। बी एक दिन में अगर 1/15 कार्य करता है तो पूरा कार्य करने में 1/1/15 यानी 15 दिन लगने वाला है। समझ आ गया? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। देखो, वीडियो को शेयर भी कर देना क्योंकि आप ही लोगों पे है। देखो, कहा गया कि P बराबर दिया गया आपको 0.3 इंटू 0.3, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.003 इंटू 0.03 माइनस 0.6 इंटू 0.03 ये दिया गया। Q बराबर आपको दिया गया 0.54, यानी कि 54/100 दिया गया। तो आपसे P बाई Q पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में एक बार पूछा गया था, वहाँ पे वैसे मतलब थोड़ा टिपिकल था, ये तो बड़ा इजी है। देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा a² प्लस b² माइनस 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 0.3 इंटू 0.03, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी P बराबर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a है 0.3 माइनस b है 0.03, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस 0.03, यानी हो जाएगा 0.27 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 27/100 का होल स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू आपको पता है, तो पी बटे क्यू अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27/100 गुड़े 27/100 बटे 54/100, 54/100, 100 कट गया, 27 दूना 54 हो गया, यानी 27/200, यानी कि 0.135 आपका आंसर हो जाएगा। 0.135 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रश्न बड़ा आसान था, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था। कहा गया 8 के पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, और इसके पावर में लिखा हुआ है 2/3। आपको आइडिया होगा कि a के पावर b के पावर c जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? a के पावर b c हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे 2 के पावर 3 के पावर 2/3 है, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 2/3 लिखा हुआ है। 3 3 कट गया, यानी 2 के पावर 2, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या कहा गया। कहा गया कि अंडर रूट 19 माइनस एक्स रूट 12 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो, 19 माइनस एक्स रूट 12 अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों बच्चों को तो ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 8√3। 8√3। अब आप इसको कह सकते हैं ये हो गया 19 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 4√3 इंटू रूट के अंदर 2 अगर भेजना चाहे तो 2 का स्क्वायर जाएगा यानी ये 4 चला जाएगा, यानी आपका हुआ कितना 19 माइनस 4√12। 19 माइनस x√12 इज इक्वल टू 19 माइनस 4√12 यानी x बराबर सीधे सीधे 4 दिख रहा है आपको। आप ऐसे कर सकते हैं 19 काट दीजिए, √12 माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो समझ आ रहा है ना, पसंद आए ना आए लेकिन आपको समझ आना चाहिए, है ना। रोमन वाला जरूर करके जाइएगा जो रोमन में लिखते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किसी संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, फिर उसको 40% घटाया जाता है, तो उस पर चेंज कितने का आएगा। अब ऐसे प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं कि x% बढ़ा कोई चीज़, फिर y% मतलब x% घटा। देखो आप सीधे, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, x% कोई चीज़ बढ़ाया जाता है और फिर x% घटाया जाता है, तो उस पर रिजल्टेंट जो चेंज आता है वो होता है x² बाई 100% का, और वो क्या होता है घटोत्तरी यानी कमी आती है। अब यहाँ पे 40% बढ़ा 40% घटा यानी x की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 40 का स्क्वायर 1600/100 यानी कि 16% की कमी होगी संख्या। ऐसे कर सकते थे, या आप ऐसे करना चाहें कि संख्या अगर 100 रही हो तो उसको पहले कितना बढ़ाया गया 40%, यानी अभी हो गई वो 140, फिर 40% की कमी यानी कि 56 की कमी यानी ये बचेगी 84। अब अगर 84 कोई संख्या 100 थी वो 84 हो गई तो 16 की कमी 100 पे यानी 16% की कमी आई। तो ऐसे भी कर सकते थे, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, कहा गया कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% छूट के बाद 8% लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस जो था उस पर 10% की छूट दी गई, यानी कि उसको 9/10 में बेचा गया। फिर भी कॉस्ट प्राइस पे 8% का फायदा हुआ। 8% का फायदा मतलब 25 अगर खरीदी जाती तो 27 की बेची जाती, यानी कि सीपी के 27/25 में बेचा गया। तो आपसे पूछा गया मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस यानी MP बाई सीपी, तो आप सीधे कह देंगे कि 27 × 10 बटे 9 × 25, 9 से 9 × 5 = 45 से काट देंगे तो 45 छक्के 270 यानी 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते थे कि 5 से पहले काट लो। ठीक है, अच्छा अब ऐसे प्रश्नों में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग ये बटे में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए है कि अगर मार्केट प्राइस पे 10% की छूट देंगे यानी मार्केट प्राइस का 90%, तो सीधे लिख लिया करो मार्केट प्राइस इंटू 90 बराबर कॉस्ट प्राइस पे 8% का लाभ मिलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 अगर रहा होता तो 108 में बिकती। अब ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, इसी का अनुपात निकालना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, देखिएगा, कहा गया कि 12% की वार्षिक ब्याज की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12%, 2 साल का यानी n बराबर दिया गया 2, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो दिया गया 160 रुपये है। तो आपको पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया राशि क्या होगी। मैंने आपको अभी पहले शिफ्ट वाले एनालिसिस में और हमेशा बताता आ रहा हूँ कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है P प्रिंसिपल जो कि राशि होती है बट इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये बराबर दिया गया आपको 160, यानी प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 160 × 100 का स्क्वायर यानी कि 1 के बाद 4 जीरो बटे R² यानी 12 × 12 यानी कि 144। अब इसको काट दो, 12 से काटोगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 से कुछ कट रहा है नहीं, 12 से तो ये कटेगा भी नहीं। ठीक है, 160 दिया गया था, देख लो 168 कर लो। ठीक है, 168 कर लो ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। पता नहीं 160 था 168 था, तो आप कहेंगे 168 अगर था तो 12 से काटोगे 12 आ जाएगा। 12 से काटोगे 12 1 12 12 14, यानी ये 14 के बाद कितना जीरो आ रहा है 4 जीरो बटे 12, 4 से काट दोगे 3 आएगा, ये 35 आ जाएगा के बाद 3 जीरो, यानी 35,000/3 यानी कि आपका 11,667 रुपये हो जाएगा। 11,667 रुपये। तो आप ये देख लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए जो अंतर होता है वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, जहाँ पे P प्रिंसिपल और R रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि 10 गैलन मिक्सचर है, यानी मिक्सचर की कुल मात्रा 10 गैलन है, और इसमें मान लो एसिड कोई चीज़ दिया गया जिसका कंसंट्रेशन यानी कि जिसकी सांद्रता 30% है। अगर इसकी सांद्रता को 25% हमें बनाना है तो हमें कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। पानी और किसी चीज़ का मिक्सचर है जो 30% सांद्र है। अब देखो
सीधे सीधे समझिएगा कि 10 गैलन पानी मतलब 10 गैलन मिक्सचर था, उसमें 30% एसिड था, यानी कि 3 गैलन एसिड रहा होगा। 3 गैलन किसी वस्तु को मतलब 10 गैलन में से 3 गैलन क्या था, एसिड था। अब हमें इसी 3 गैलन को 25% बनाना है। एक चीज़ बताइए, 3 किसका 25% होता है, 12 का। यानी हमें मिक्सचर को अगर हम 12 गैलन बना दें किसी प्रकार से, तो जो 3 गैलन एसिड है वो कॉन्सेंट्रेशन कितना दे देगा, 25%। हमारे पास ऑलरेडी 10 गैलन मिक्सचर है, तो इसमें कितना पानी ऐड करें कि ये 12 गैलन हो जाए, आप कहेंगे 2 गैलन। समझिएगा, 10 गैलन में 30% कोई चीज़ कंसंट्रेशन थी किसी चीज़ की, यानी कि 3 गैलन वो था 10 गैलन में से। अब 3 गैलन को 25% किसी मिक्सचर का बनाना है, यानी मिक्सचर को 12 गैलन होना पड़ेगा। 10 गैलन था, 12 गैलन बनाने के लिए कितना गैलन पानी ऐड करना पड़ेगा, 2 गैलन। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा, उसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे अगर करना चाहें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाए, एक्स क्यूब, मतलब कुछ भी पूछा, आप ये याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये होता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर यहाँ से 1 हो जाता है। अब जो भी पूछा जाएगा वो आप निकाल लीजिएगा। जैसे ये पूछा जाता 2 हो जाता, माइनस में पूछा जाता 0 हो जाता, क्यूब पूछा जाता प्लस का 2 हो जाता, माइनस, मतलब ये समझिएगा कि पावर कुछ भी लगी हो, अगर प्लस है तो 2 आंसर आएगा, निगेटिव है तो 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल बोले तो इक्विलेटरल क्या होता है, समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दी गई है √3। तो आपसे अगर इसका पेरीमीटर पूछा गया होगा तो 3 है, यानी कि 3√3 हो जाएगा। अगर अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस पूछा गया होगा तो इन रेडियस होती है a/2√3, यानी तब ये हो जाएगा 1/2। अगर सरकम रेडियस यानी कि पर त्रिज्या पूछी गई होगी तो वो होती है a/√3, यानी कि √3/√3 ये 1 हो जाएगा। और यहीं से आपका सीधे आ जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सरकम रेडियस होती है और इन रेडियस होती है, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है। यानी सरकम रेडियस इन रेडियस की 2 गुनी होती है। अब जो भी पूछा, परिमाप पूछा जाएगा ये, इन रेडियस पूछा जाएगा ये, सरकम रेडियस पूछा जाएगा ये, अनुपात पूछा जाएगा ये, तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं, मतलब 2 फार्मूले बेसिकली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा गया किसी राशि के 50% को 5% पे, 1/3 भाग को 8% पे तथा शेष राशि को 10% पे इन्वेस्ट किया जाता है। 820 रुपये का ब्याज अगर मिलता है 1 साल में, तो आपको राशि पूछा गया है आपसे, ठीक है। 50% बोले तो 1/2 भाग को 5% पे, ठीक है। 1/3 भाग को कितने प्रतिशत पे, 8% पे, और शेष 1/2 इधर 1/3 इधर, दोनों मिलके 5/6 हो गया। यानी शेष कितना बचा, 1/6 को 10% पे इन्वेस्ट किया जाता है और हमें ब्याज कितना मिलता है, 820 रुपये मिलता है। अब आप ऐसे देखिए 1/2। अब देखो सबसे पहले राशि मान लो 6x अगर कुल राशि रही होगी तो 1/2 हिस्सा यानी कि 3x को 5% पे, मतलब 1/3 हिस्से को यानी 2x को 8% पे और x को 10% पे इन्वेस्ट किया जाता है। यानी 3x का 5% यानी 15x/100 इतना मिला, प्लस इधर कितना मिला 16x/100 और इधर कितना मिला 10x/100, ये बराबर मिलता है आपको 820 रुपये, ठीक है। तो आप कहेंगे 41x/100 यानी कि 41x/100 बराबर 820, 41 से कटेगा 20 यानी x बराबर हो जाएगा 2000। अब x बराबर 2000 हो गया तो 6x हमारी कुल राशि थी, यानी ये हो जाएगी 12,000 रुपये। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए कहा गया कि किसी वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है, किसी वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है। अगर हम इस पे 33 रुपये और ले लेते बेचते समय, यानी 33 रुपये बढ़ा के बेचते तो हमें 14% का लाभ होता। तो आपसे कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो आपको पता है 12% लाभ पे बेचा गया, 33 रुपये और लेते 14% हो जाता है, यानी कि वस्तु के अंकित मूल्य में 14 - 12 2% का जो अंतर है उसके कारण 33 रुपये का अंतर आता है। यानी सीपी का 2% आपको दिया गया 33 है, यानी सीपी को 2% बढ़ाने के लिए, सीपी पे मतलब कॉस्ट प्राइस है, अगर उसका 2% तो बढ़ा है लाभ, यानी 2% बढ़ाने के लिए 33 रुपये बढ़ाना पड़ता है। यानी 1% कितना हो जाएगा 16.5, तो 100% कितना हो जाएगा 1650,
यानी 1650 रुपये अंकित मूल्य रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया कि कहीं पे 210 स्टूडेंट्स थे, जो पास होते हैं तो उनका औसत आता है 45। 210 स्टूडेंट्स थे जिसमें पास होने वालों का औसत जो है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स का औसत जो है, एवरेज मार्क्स पूरे क्लास का वो 45 है। ठीक है, कहा गया जो फेल हुए उनका औसत 27 है और जो पास हुए उनका औसत 54 है। तो आपको पास और फेल होने वालों की संख्या बतानी है। देखो आपको पता है कि 27 तो ये फेल होने वाले हैं, 54 पास होने वाले, और रिजल्टेंट पूरे क्लास का 45 आता है, तो अंतर ले लो। इधर आपका आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा 9। यानी आप कहेंगे कि जो फेल और पास का अनुपात आएगा, ये फेल है ये पास है, उनका संख्या में अनुपात आ जाएगा 1:2। यानी कि 1:2 फेल होने वाले और पास होने वालों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। यानी 1 + 2 3 = 210, तो 1 = 70। फेल कितने हुए 70, तो पास कितने हो जाएंगे 140। यही पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अच्छा, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाक से जाकर जुड़ जाओ, उधर काफ़ी फायदेमंद चीज़ें आपको मिलती हैं। कहा गया 15,600 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में इन्वेस्ट किया जाता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। देखो 1/2 1/3 1/4 का अगर आपको सिंपल मतलब अनुपात निकालना है तो 4 3 2 के एलसीएम यानी 12 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी 6 4 10 3 13 13 = 15,600, यानी 1 = 1200। अब सबसे बड़ा पूछा गया यानी 6, तो हो जाएगा 7200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या कहा गया। कहा गया कि 15,000 नहीं 1,52,600 1,52,600 आपके पास कुल राशि थी। 1,52,600 आपके पास कुल राशि थी। कहा गया कि क्या कहा गया, हाँ, इसको 2 हिस्से में विभाजित किया जाता है। इसको 2 हिस्से में विभाजित किया जाता है। एक को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। एक को, इसको 2 हिस्से ए और बी में डिवाइड किया जाता है। ए को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए, और बी को कहा गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों केसेज में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर है। तो आपसे कहा गया ए और बी का अनुपात पूछा गया। प्रश्न को फिर से समझिएगा। 1,52,600 राशि थी। ए को 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए, यानी इस पे इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 35% का, और बी को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए, यानी इस पे 60% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे कहा गया जो साधारण ब्याज मिलता है वो बराबर है, यानी ए का 35% बी के 60% के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 35 ऑफ ए = 60 ऑफ बी। तो ए अनुपात बी निकालना था, 5 × 7 = 35, 5 × 12 = 60, यानी ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 12:7। यही आपका अनुपात हो जाएगा। इसका कोई काम था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो आपको अनुपात जब पूछा जाए तो कुछ चीज़ें फर्जी क्वेश्चन में दी जाएंगी, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कहा गया कहा गया कि 30 कोई व्यक्ति है, कोई किसान है जो 30% के लाभ पे गेहूं बेचता है। 30% के लाभ पे गेहूं बेचता है। ठीक है, कहा गया अगर वो विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दे तो उसे 10% की हानि होने लग जाएगी। तो आपसे कहा गया वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखो 30% लाभ पे बेचता है, अगर वो 60 रुपये की कमी कर दे, यानी 60 रुपये की कमी कर दे तो उसे 10% का क्या होने लग जाएगा, हानि होने लग जाएगी। तो आपसे कहा गया कि सीपी कितना है। अब ये गेहूं दिया जाए, धान दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आपको पता है 30% फायदा हो रहा था, यानी पहले 30 उसकी जेब में आ रहा था, अब 10 उसकी जेब से जा रहा है, यानी कि टोटल 40% का नुकसान मतलब गैप आ रहा है। और 40% का जो गैप है वो रुपए में 60 के बराबर है, यानी 40% बराबर 60 रुपये, यानी 1% बराबर 1.5 रुपये। तो 100% कितना हो जाएगा 150, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 150 रुपये। अब आप आंसर अगर चेक करना चाहें तो 150 को 30% लाभ पे बेचा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 रुपये का लाभ, यानी 195 मिलेगा। और अगर हम 10% के नुकसान पे बेचे तो 135 में बिकेगा, और इनका अंतर कितना आ जाएगा 60। तो आप चेक भी कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वीडियो पसंद आई है ठोक दो लाइक और शेयर भी कर देना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो कहा गया ए कोई कार्य, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए और बी दिए गए हैं। कहा गया ए कोई कार्य को 20 दिन में कर सकता था और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता था। अब दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन जो ए है वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो
तो कहा गया कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। अब देखो 20 और 30 का ले लो एलसीएम, 60 टोटल कार्य था, तो ए ने 3 करा होगा एक दिन में, बी ने 2 करा होगा। ठीक, अब कहा गया दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। हम मान लेते हैं कार्य x दिन में खत्म हुआ, तो दोनों ने मिलके कार्य करना शुरू किया। ए 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिन कार्य किया होगा, ए ने x माइनस 5 डेज, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 तो इसने कर दिया, और बी ने पूरे दिन यानी कि बी ने 2x कार्य किया होगा और मिलके 60 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं 5x माइनस 15 बराबर 60, यानी 5x बराबर 75, यानी कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, 15 दिन में। अब इसको बहुत सरल करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना बना देना, ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज करके कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। आप मान लो x दिन में पूरा कार्य खत्म हुआ, तो a ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी इसने x माइनस 5 डेज करा, इसने x डेज करा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए आपकी परीक्षा में। ठीक है, कहा गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आपसे कहा गया थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अगर आपको दिया जाए, तो आप कह सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो आप cos 2 थीटा, अगर आपको ऐसे वैल्यू पुटिंग से ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से नहीं करना चाहते, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, अच्छा नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0। दो के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे एक आए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी 2 साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, जो कि साइन थीटा माइनस हाफ कब होता है, जब 210 होता है, जो कि 180 से बाहर चला जाएगा, यानी ये तो ले नहीं सकते। और यहाँ पे अगर इसको लेंगे साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा था, हाँ साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अदरवाइज आप ऑप्शन से कर सकते थे, ये तो मैंने तब बताया जब आप ऑप्शन क्लिक न कर पा रहा हो आपके दिमाग में, तो ऐसे देख सकते थे cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस साइन 90 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो थीटा बराबर 90 आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो आपसे कहा गया था कि पहली 8, अगला प्रश्न है, पहली 8 कंपोजिट नंबर, पहली 8 प्राइम नंबर के औसत का अंतर बताइए। देखो कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर होती है जिसको दो इंटीजर के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, और उसमें इंटीजर में एक नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि 2 को कंपोजिट नंबर बता दो कि 1 गुणे 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई इंटीजर। ठीक है, तो सबसे छोटी इंटीजर इसी मतलब प्राइम कंपोजिट नंबर 4 होती है, तो 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 16। ये हो गए पहले 8 कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करें पहले 8 प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती है जिसका मतलब कोई फैक्टर ना हो, मतलब हम कह सकते हैं प्राइम नंबर बेसिकली अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक होना चाहिए 1 और एक होना चाहिए वो संख्या खुद। तो सबसे छोटी इसी वजह से 2 होती है, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 17, कितने हो गए, 3, 4, 7 और 19, देख लीजिएगा 4, अच्छा ये हमने ज़्यादा ले लिया, हाँ अब सही है, 4, 4, 8। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालिए, तो 4, 6, 10, 8, 18, 10, 28, 12, 40, 14, 54, 5, 59, 10, 69, 6, 75, 10, 85, इसका योग हो गया, और इसका योग 10, 7, 17, 9, 26, 26, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 2, 26, 11, 37, 13, 50 और 17, 67। अब इसका अंतर लेके 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा 8 या 18/8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2.25। आप एक बार सम कर लीजिएगा, फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक देख लीजिएगा तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, 8 संख्याओं का प्राइम नंबर्स का और 8 कंपोजिट नंबर्स का जो एवरेज है उसका अंतर निकालना था। आप दोनों अगर जानते कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर, तो आप आसानी से कर सकते थे। तो ये थे कुछ आपके 23-24 प्रश्न जो आपको करवाने थे। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मेरे पास है, और इसी के साथ कल वाली शिफ्ट का एनालिसिस फिर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको पहली शिफ्ट मिल ही चुका है, सेकंड शिफ्ट के भी जीएस के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आईडी देख लीजिए।